व्यापार और उद्योग निबंध के दूसरे भाग में हम यह जानेंगे कि उद्योग किसे कहते हैं, संस्कृत साहित्य में उद्योगी के बारे में क्या विचार व्यक्त किए गए हैं और उद्योगों ने किस प्रकार से सारी दुनिया को प्रदूषित किया है, इस बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। हमने पहले भाग में यह जाना कि व्यापार किसे कहते हैं, व्यापार का विकास कैसे हुआ, व्यापार किस प्रकार से सामाजिक संपर्कों में सहायता करता है, व्यापार किस प्रकार से दो देशों में व्याप्त कटुता को मिटाने का काम करता है, इसे हमने पहले भाग में जाना था। अब दूसरे भाग में हम यह समझते हैं कि व्यापार के कारण से समाज में और कौन कौन सी बुराइयां प्रविष्ट हो गई हैं। तो आगे निबंध में लिखते हैं, यह दुखद है कि आज पश्चिम की भौतिकवादी दृष्टि के अतिरेक के कारण भारत में भी जनजीवन निरंकुश और अविचारित व्यापारिक तलाबाजारी, तस्करी और भ्रष्टाचार आज यहाँ सामान्य बातें हैं। प्राचीन भारतीय मान्यताएं व्यापारवाद की भेंट चढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि जहाँ निःशुल्क जल सेवा करने में मनुष्य आत्मतुष्टि पाता था, धनी मानी जन प्याऊ लगवाते थे, वहाँ अब कितने ही व्यवसाय बुद्धि वाले जन पानी के पाउच बिकवाकर धन बटोरने में लगे हैं। जीवन रक्षक औषधियों के नाम पर नकली दवाइयों का व्यापार हो रहा है। आर्थिक लाभ लेने के लिए गुटखा पाउच के व्यापार में तरुणों और किशोरों को मादक पदार्थों का दास बनाया जा रहा है। ड्रग्स के व्यापार एवं तस्करी ने युवा पीढ़ी की नसों में जहर घोला है। चिकित्सा और शिक्षा जैसी सेवाएं व्यावसायिकता की भेंट चढ़ चुकी हैं। चंद सिक्कों में मिलने वाली हल्दी आज कैप्सूलों में बंद होकर विज्ञापनों के सहारे महंगे दामों में बिक रही है। यत्र तत्र सुलभ निःशुल्क जड़ी बूटियों को व्यापारिक मानसिकता ने टेबलेट और इंजेक्शन बनाकर गरीब के पहुंच से दूर कर दिया है। शिक्षा के व्यावसायीकरण के कारण कितनी ही प्रतिभाएं आवश्यक शिक्षण प्रशिक्षण से वंचित हो रही हैं, जबकि अक्षम और प्रतिभाहीन युवक डोनेशन के बल पर सहज ही ऐसी महंगी संस्थाओं में प्रवेश पा रहे हैं। इस प्रकार चारों ओर व्यापारिकता इतनी हावी है कि मनुष्य का जीवन दूभर हो गया है। स्वामी विवेकानंद ने बहुत पहले इस मानवीय संकट को इन शब्दों में रेखांकित किया था, हम सब व्यापारी बन गए हैं। हम प्राणों का व्यापार करते हैं, गुणों का व्यापार करते हैं, धर्म का व्यापार करते हैं, हम प्रेम का भी व्यापार करते हैं। यह उन्होंने उत्तिष्ठ जागृत अपनी पुस्तक में लिखा है। विचारणीय है कि मनुष्य की यह व्यापारिकता मनुष्य के लिए अभिशाप है। यह न केवल व्यक्ति अपितु संपूर्ण विश्व समुदाय के लिए गंभीर संकट है। नैतिक मानव मूल्यों और कानूनों के साथ ही आत्म संयम द्वारा इस अतिशय व्यापारिकता का नियंत्रण किया जाना चाहिए। इसी में मनुष्यता सुरक्षित है और मानवीय हित संरक्षित है। यहाँ आत्म संयम शब्द प्रयुक्त किया गया है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इस पर बहुत विचार भी किया गया। साथ साथ हमारे यहाँ यह तथ्य समाज में स्थापित भी था कि अपने आप को संयमित किए बिना हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। बाजार या व्यापार तो नित्य नई वस्तुओं को मनुष्य के सामने लाएगा ही, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इच्छाओं का दास न बन करके बल्कि विवेकपूर्ण उपयोग करे। वस्तुओं का उपभोग वह विवेक रख करके ही करेगा, तो ही वह बाजार या व्यापार से मुक्ति पा सकता है। निबंध में आगे लिखते हैं कि व्यापार को यदि समाज सेवा का माध्यम बनाया जाए तो वह सामाजिक सुख शांति का सर्वोत्तम आधार सिद्ध हो सकता है। इसलिए डेनियल डिफो ने लिखा है, संस्कारित व्यापारी राष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ भद्र पुरुष होता है। कैनेडी के अनुसार व्यापारी लोग विशेषतः 3 बातें कर सकते हैं: कम लागत व कीमतों में श्रेष्ठतर, उत्पादनों में श्रेष्ठतर उत्पादक क्षमता द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक बने, निर्यातशील बने और अंततः शांत बने। इस प्रकार व्यापार व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र की सेवा का सर्वोत्तम माध्यम भी है। अब यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि व्यापार के माध्यम से समाज सेवा किस प्रकार की जा सकती है। तो हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि जब भारत देश गुलाम था, उसकी आज़ादी का कोई रास्ता नहीं सूझ पड़ रहा था, तब महात्मा गांधी ने लोगों के हाथ में एक छोटा सा साधन दिया था, चरखा। महात्मा गांधी यद्यपि नहीं जानते थे कि चरखा कहाँ मिलेगा, लेकिन उन्होंने उसकी खोज की,
भारत देश में प्राचीन काल से चरखा वस्त्र का आधार रहा है, तो महात्मा गांधी ने इस चरखे का पुनरुद्धार किया। और साथ में क्या किया? महात्मा गांधी ने कहा कि जो इस चरखे के बने हुए वस्त्र पहनेगा उसे स्वतंत्रता सेनानी माना जाएगा। तो एक तरफ तो उन्होंने लोगों को आर्थिक आधार दिया, स्वावलंबी आधार से जीवन जीने का, उनके हाथ में जो गरीब लोग थे कुछ पैसे पहुँचे इसकी व्यवस्था की। साथ में उनके द्वारा बनाए हुए वस्त्र कौन पहनेगा, तो उसकी व्यवस्था उन्होंने कर दी कि भाई जो आज़ादी आंदोलन में भाग लेगा वह खादी के वस्त्र पहने। और इसके बाद में उनको लगा कि इस चरखे का और इस खादी का प्रचार करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भारत देश का जो तिरंगा होगा वह खादी का बना हुआ होगा, और उसके बीच में जो चिन्ह बनाया वो चरखे का था। इतना महत्वपूर्ण विषय महात्मा गांधी ने बड़ी खूबसूरती से लोगों के सामने प्रस्तुत किया और लोगों को बता दिया कि एक सामान्य सा वस्त्र आज़ादी का बाना किस प्रकार बन सकता है, और उसे वास्तव में उस वस्त्र को त्याग का प्रतीक समझा जाने लगा। यदि अंग्रेज सरकार के सामने कोई एक खादी की टोपी भी पहनकर चला जाता तो अंग्रेज सरकार उसको तत्काल गिरफ्तार कर लेती थी कि भाई यह स्वतंत्रता सेनानी है। इस सामान्य से वस्त्र को महात्मा गांधी ने जो ऊंचाई प्रदान की, वास्तव में वह समाज सेवा का अप्रतिम उदाहरण है। व्यापार भी किया और साथ में समाज सेवा भी की और इस देश को आज़ाद भी कराया। तो यह हमें बात ध्यान में रखनी चाहिए कि व्यापार और समाज सेवा एक दूसरे के पूरक बनते हैं तो देश में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आगे निबंध में लिखते हैं कि व्यापार व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र की सेवा का सर्वोत्तम माध्यम है। यह वह दुधारी तलवार है जिससे हम सामाजिक हितों का संरक्षण भी कर सकते हैं और उसके अविवेकपूर्ण स्वार्थी प्रयोग से सामाजिक सुख शांति को तार तार भी कर सकते हैं। अतः व्यापारिक दृष्टि का विवेकपूर्ण सदुपयोग किया जाना चाहिए। यही सच्चा व्यापार है और यही महान व्यापारी की कसौटी भी है। नैतिक मूल्य विहीन व्यापार व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व सबके लिए घातक है। अतः व्यापार में मानव मूल्यों का व्यवहार अनिवार्यतः किया जाना चाहिए। व्यापार के लिए सामग्री उद्योगों से मिलती है, अतः व्यापार का आधार उद्योग है। उद्योग शब्द हिंदी में अनेकार्थी है। शब्दकोशों में इसके अनेक अर्थ मिलते हैं, जैसे अध्यवसाय, यत्न, श्रम, कार्य, कर्तव्य, जीवन के लिए आवश्यक सामग्री उत्पन्न करने का धंधा आदि। हिंदी के इस पुल्लिंग शब्द को अंग्रेजी में इंडस्ट्री कहा गया है। वहाँ इसका अर्थ जनोपयोग के लिए सामान तैयार करने का कार्य है। प्रायः व्यापार के संदर्भ में उद्योग का यही अर्थ ग्रहण किया जाता है। संस्कृत साहित्य में उद्योगी व्यक्ति को भरपूर प्रशंसा मिलती है। नीतिकारों ने उसे संपत्ति का केंद्र कहा है। कामंदकीय नीति सार के अनुसार उत्साही एवं बुद्धिमानी उद्योगी व्यक्ति समुद्र के समान होता है। उसमें लक्ष्मी रूपी नदियां स्वयं प्रविष्ट होती हैं। संस्कृत का एक श्लोक है, धीमानोत्साह संपन्नो अध्यवसाय समन्वितः भाजनम परमम श्रीणामापामिव महार्णवः। उद्योगी के इस अर्थ में परिश्रमी होने का भाव भी छिपा है, किंतु आधुनिक अर्थशास्त्रीय संदर्भों में उद्योगी का अर्थ उत्पादन के उपादानों का नियोक्ता होने से है। यहाँ श्रम उद्योग में निहित नहीं है, बल्कि उत्पादन उद्योग का एक स्वतंत्र उपादान है। व्यापारिक संदर्भों में प्रयुक्त होने वाले उद्योग का अभिप्राय किसी वस्तु अथवा सेवा के निर्माण से है। अतः स्पष्ट है, उद्योग का जन्म भी मानव सभ्यता के जन्म के साथ हुआ है। आधुनिक संदर्भों में उद्योगों का पारस्परिक सहयोगात्मक सहमति से औद्योगिकरण की आधारशिला पर विकसित हुआ है। इसलिए इस संदर्भ में औद्योगिकरण को समझना आवश्यक है। आधुनिक व्यापार में औद्योगिकरण का विशेष स्थान है। औद्योगिकरण को परिभाषित करते हुए चीनी अर्थशास्त्री पी कांग चांग ने अपनी पुस्तक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन में लिखा है, औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण उत्पादन कार्यों में परिवर्तन की एक श्रृंखला का जन्म होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत वे समस्त परिवर्तन सम्मिलित होते हैं जो किसी उपक्रम के मशीनीकरण, किसी नवीन उद्योग की स्थापना, किसी नए बाजार में प्रवेश
तथा किसी नए प्रदेश के विदोहन के फलस्वरूप घटित होते हैं। यह एक प्रकार से ऐसी प्रक्रिया है जो पूंजी को गहनता ही नहीं प्रदान करती बल्कि उसे व्यापकता भी प्रदान करती है। तात्पर्य यह है, औद्योगिकरण व्यापार को विविध रूपों में प्रेरित और प्रभावित करते हैं। उद्योग एवं औद्योगिक विकास अनेक आर्थिक एवं अनार्थिक तत्वों से प्रभावित होता है। उद्योग को प्रभावित करने वाले आर्थिक तत्वों में प्राकृतिक संसाधनों का स्थान सर्वोपरि है। भूमि की उर्वर शक्ति, वन संपदा, पशु संपदा, खनिज संपदा, शक्ति के साधन, देश का क्षेत्रफल, भौगोलिक बनावट, जलीय संसाधन आदि की उपलब्धता उद्योगों को प्रभावित करती है। मानवीय संसाधनों में कुशल एवं अकुशल श्रम, पूंजी निर्माण, उद्यम एवं साहस, प्रौद्योगिक प्रगति इत्यादि अन्य साधन भी उद्योग को प्रभावित करते हैं। इनकी उपलब्धता से उद्योगों की स्थापना और उनके विकास सहज हो जाते हैं। प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के साथ साथ मानवीय गुण, सामाजिक प्रवृत्तियां, राजनीतिक दिशाएं, ऐतिहासिक घटनाएं और मान्यताएं भी आर्थिक विकास एवं उद्योगों की संयुक्त परिवार प्रणाली, जाति प्रथा, भाग्यवादिता, अंधविश्वास आदि का भी प्रभाव उद्योगों पर पड़ता है। साथ ही उद्योगों की स्थापना के परिणाम स्वरूप होने वाले अनेक प्रभावों ने भी देश में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों को जन्म दिया है। इससे भारतीय समाज कहीं लाभान्वित हुआ है तो कहीं अपनी पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत से दूर भी हुआ है। उद्योगों की स्थापना से देश को अनेक लाभ हुए हैं। देश की आर्थिक दशा सुधारने में उद्योगों की मुख्य भूमिका रही है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि और राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति उद्योगों के विकास के साथ साथ संभव हुई है। उद्योगों के कारण भूमि पर जनसंख्या का दबाव कम हुआ है, अर्थात कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी कार्य का अवसर उपलब्ध हो सका है। बेरोजगारी की समस्या भी उद्योगों के विकास के कारण दूर तक हल हुई है। इस प्रकार उद्योगों का विकास हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालने में सफल रहा है। उद्योगों की स्थापना ने जहां देश की प्रगति को दिशा दी है, वहीं अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। प्रदूषण उद्योगों के अविचारित विकास से उपजी गंभीर समस्या है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री केरन क्रॉस ने लिखा है, अल्प विकसित एवं अति औद्योगिकृत देशों की गंदी बस्तियां विश्व स्वास्थ्य के लिए एक खतरा बनती जा रही हैं, बल्कि प्राणी मात्र के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर रही हैं। अंतर केवल इतना ही है कि अल्प विकसित देशों की गंदी बस्तियां दरिद्रता एवं साधनहीनता का परिणाम है, जबकि औद्योगिकृत देशों की ये कथित बस्तियां संपन्नता तथा साधनों की बहुलता का परिणाम हैं। अल्प विकसित देशों की गंदगी अनावृत तथा खुली हुई है, जबकि अति औद्योगिकृत देशों की गंदगी संपन्नता के आवरण में छिपी हुई है। इस कथन से स्पष्ट है कि आज सारा विश्व ही उद्योगों के कारण प्रदूषण की चपेट में है। जीवन के अनिवार्य तत्व जल और वायु दोनों ही प्रदूषित हैं। ओजोन परत में छिद्र हो चुका है, तापमान निरंतर बढ़ रहा है और वर्षा असंतुलित हुई है। इन प्राकृतिक संकटों के कारण ही उद्योगों में प्रयुक्त मशीनों के कारण बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है और पशु संपदा उपेक्षित हुई है। आज उद्योग भी अर्थोपार्जन का अनियंत्रित साधन बने हुए हैं और मनुष्यता के लिए संकट उत्पन्न कर रहे हैं। व्यापार एवं उद्योग से संबंधित उपर्युक्त स्थितियों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि मानव समाज की प्रगति और सुख समृद्धि के लिए व्यापार और उद्योग दोनों ही आवश्यक हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनके बिना आधुनिक समाज एवं सभ्यता की कल्पना तक असंभव है। आवश्यकता इनके नियंत्रण और सम्यक विकास की है, ताकि यह समाज के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकें और प्रदूषणकारी सिद्ध न हो। इनका अधिकतम उपयोग मानवीय हितों के पक्ष में किया जाना युक्ति युक्त होगा। आज पूरा विश्व प्रदूषण की चपेट में है। यह समस्या पूरे विश्व में एक साथ उभर कर सामने आई है और इसके मूल में यह देखा जा रहा है कि उद्योग ही इसके कारण हैं। उद्योगों के अनियंत्रित विकास के कारण पूरी पृथ्वी पर व्याप्त जल, मिट्टी, वृक्ष इनकी कटाई हो रही है और इस कारण से प्रदूषण फैल रहा है।
यदि हम इनको नियंत्रित करने का उपाय करते हैं तो हमें यह लगता है कि हम विकास से हाथ धो बैठेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। हम यह जानते हैं कि उद्योग मनुष्य के लिए आवश्यक है, लेकिन हमें आज सर्वाधिक ज़रूरत है यंत्र विवेक करने की। इस बारे में विनोबा ने बहुत आसान सा मार्ग सुझाया है। यदि मनुष्य विवेक का उपयोग करता है तो उसको अपने साधन 3 हिस्सों में बांटने होंगे। एक वे साधन होते हैं जो मारक होते हैं, दूसरे वे साधन होते हैं जो संहारक होते हैं, और तीसरे वे साधन होते हैं जो तारक होते हैं। संहारक, मारक और तारक, यदि हम इस आधार से विश्लेषण करते हैं इन संसाधनों का, तो जो परमाणु बम इत्यादि है यह संहार करने में सक्षम है। इनके प्रयोग से या आग्नेयास्त्रों के प्रयोग से धरती पर जो प्रदूषण फैलता है उससे सर्वाधिक जनधन की हानि होती है, मनुष्यता संकट में पड़ती है। तो ऐसे अस्त्र शस्त्रों का हमें विरोध करना चाहिए, क्योंकि इनके आधार से चलने वाले उद्योग अंततः धरती को प्रदूषण या हानि ही पहुंचाते हैं। दूसरे साधन होते हैं मारक साधन। मारक के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि जिन संसाधनों का उपयोग करने से, जिन मशीनों का उपयोग करने से मनुष्य बेरोजगारी की तरफ बढ़ता है, समाज में अशांति व्याप्त होती है, इन साधनों का हमको उपयोग कम से कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इनको मारक के अंतर्गत उन्होंने रखा है। यदि एक मिल लगने से 100 मजदूर बेकार होते हैं और वे मजदूर जाकर के शहर में निवास करते हैं और गंदी बस्ती बढ़ाते हैं, तो हमें मिल के स्थान पर उनके लिए और कोई व्यवस्था या और कोई तरीका ढूंढना चाहिए जिससे कि उन 100 लोगों को रोजगार दिया जा सके। तीसरा प्रकार उन्होंने बताया है तारक। तारक वे होते हैं जिनसे कि पूरी मनुष्य सभ्यता का उत्थान होता हो, न सिर्फ व्यापार और उद्योग बढ़ता हो, बल्कि नैतिक रूप से भी मनुष्यता अग्रसर होती हो, विकसित होती हो। ऐसे यंत्रों में उन्होंने एक तो तकली को रखा, दूसरे चरखे को रखा, या ऐसी यंत्रों को रखा है जो अधिकतर हस्तचालित हों या जिनमें कम से कम घर्षण होता हो, क्योंकि एक सिद्धांत यह भी है कि जिन यंत्रों में ज़्यादा घर्षण होता है, ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, तो समाज में उतनी ही तेज़ी से अशांति भी फैलती है। जैसे कि खेतों में उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्टर से हमारे यहाँ की पशु संपदा नष्ट होने की कगार पर है। हमारे यहाँ आज भी 75% लोग खेती करते हैं और उनमें से भी 60% लोग बैलों का उपयोग करते हैं। अब चूँकि ट्रैक्टराइजेशन के कारण ट्रैक्टर का उपयोग खेती में बढ़ जाने से हमारे देश की पशु संपदा को काम नहीं है और वह पशु संपदा खेतों से अलग हो रही है, तो यह भी औद्योगिकरण का परिणाम है। और ट्रैक्टर के कारण हमको जो आयात करना पड़ रहा है, पेट्रोल और डीजल इत्यादि, इन सब का खर्चा अंततः इस देश की जनता पर ही आता है, और साथ साथ पेट्रोल और डीजल के अधिकाधिक उपयोग से प्रदूषण भी फैलता है। तो विनोबा ने कहा कि तारक यंत्रों का इस्तेमाल समाज में हमको बढ़ाना चाहिए। और एक और प्रकार का यंत्र है जिसे समय साधक यंत्र के रूप में हम जानते हैं। आज की आपाधापी भरी जिंदगी में यदि एक व्यक्ति को दूसरे स्थान पर जाना है और इसके लिए वह बैलगाड़ी, तांगा, साइकिल अथवा ऐसे ही किसी परंपरागत साधन का उपयोग करता है, तो हो सकता है कि वह अपने समय को न साध सके। इसके लिए वह आधुनिक यंत्र, मोटरसाइकिल अथवा अन्य तीव्र गति के साधन का उपयोग करता है, तो वह अनुचित नहीं है। सवाल यही है कि वह इन तीव्रगामी साधनों का उपयोग अपने भोग विलास के लिए करता है अथवा अपने जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। यदि हम इस प्रकार का विवेक रख सकेंगे तो यह जो 4 प्रकार के यंत्रों की यहाँ चर्चा की गई है, संहारक, मारक, तारक और समय साधक, तो जो यंत्र आज हमें अभिशाप के रूप में दिखाई देते हैं, यही हमारे लिए वरदान बनकर सामने आ सकते हैं। इस व्यापार और उद्योग निबंध के माध्यम से यही बताने की कोशिश की गई है या प्रयास किया गया है कि हम अपने जीवन में व्यापार अथवा उद्योग को कितना स्थान दें। हमें इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि यदि हम कोई व्यापार अथवा उद्योग करने जा रहे हैं तो इससे समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को क्या लाभ पहुंचेगा। यदि
उसे कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है, उल्टे उसे हानि हो रही है, तो इस प्रकार के व्यापार अथवा उद्योग को अनैतिक के दर्जे में ही रखा जाएगा। महात्मा गांधी ने एक बात कही है, वे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक तावीज़ देता हूँ, इस तावीज़ के अनुसार तुम यदि विचार करोगे तो कभी भी हानि नहीं होगी। वे कहते हैं कि हमेशा कोई भी काम करने के पहले यह विचार करो कि मेरे इस काम को करने से समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को क्या लाभ पहुंचेगा। उसका चेहरा अपने सामने रख करके यदि काम करोगे तो तुमसे कभी कोई गलत काम नहीं होगा। आज सवाल यही है कि हम उस अंतिम व्यक्ति की भलाई के लिए जितने काम करने जाते हैं उससे उसकी भलाई होने के बदले में हानि ही अधिक हो रही है। ऐसे व्यापार अथवा उद्योग को प्रसारित और प्रचारित करने की ज़रूरत है जिससे मनुष्य जाति विकास के उच्च सोपान की ओर अग्रसर हो। हमने विज्ञान के साधनों के माध्यम से सागर की अतल गहराइयों को नापा है और साथ ही अंतरिक्ष की ऊंचाई को भी हमने देखा है, लेकिन मनुष्यता के उच्च सोपान तक विज्ञान को अभी पहुंचना बाकी है। विज्ञान के साधनों के माध्यम से हमने भौतिक उन्नति तो खूब की है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि मनुष्य की आंतरिक उन्नति रुक गई है। यदि विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय होता है, अर्थात व्यापार में नैतिकता के तत्व का समावेश होता है, उद्योग इस ढंग से लगाए जाते हैं जिससे कम से कम प्रदूषण हो अथवा न हो, तब जाकर के यह पूरी पृथ्वी स्वर्ग से भी सुंदर बन सकती है। क्योंकि विज्ञान ने आज हमें यह शक्ति उपलब्ध कर दी है कि हम या तो इस दुनिया को एक झटके में नष्ट कर दें अथवा इस दुनिया को हम सर्व सुंदर बना दें। इस प्रकार का विचार करने के लिए यह निबंध रखा गया है, जिसमें बताया गया है कि उद्योग ऐसे लगाए जाएं जिससे प्रदूषण कम से कम हो, व्यापार इस ढंग से किया जाए जिससे कि समाज सेवा का मार्ग प्रशस्त होता हो, देशों की पारस्परिक कटुताओं का नाश होता हो, देशों में आपस में मित्रता स्थापित होती हो, परिवार प्रणाली पर जिसका कम से कम असर होता हो, आपसी संबंध सुदृढ़, मजबूत और दीर्घकालीन होते हों, ऐसे व्यापार और उद्योग को समाज में बढ़ावा देना चाहिए। यह निबंध इसी ओर इंगित करता है।